हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे बोला है कि जो हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग है वो कौन सी जनरेशन से स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट जनरेशन से, सेकेंड जनरेशन से, थर्ड जनरेशन से या फिर फोर्थ जनरेशन से। तो हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग कब से स्टार्ट थी? हमारी थर्ड जनरेशन से स्टार्ट थी। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा कई बार पूछ लेते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करती है हमारी? मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करती है? ये हमें अलो करती है। अलो क्या करती है? हमें मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ, मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन concurrently by managing use of CPU and other resources। ये होती है हमारी बेसिक, जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग होती क्या है कि ये अलो करती है हमें मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ, कंकरेंटली का मतलब होता है एक साथ एग्जीक्यूट करना या फिर चलाना। बाई मैनेजिंग, किसको मैनेज करते हैं? विद किस चीज़ को मैनेज करते हैं? उस टाइम पे सीपीयू को मैनेज करते हैं, और इसके अलावा जो अदर रिसोर्सेज होती हैं हमारे सिस्टम की, उनको हम उस टाइम पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उनको मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल, हम एक ही टाइम पे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं स्प्लिट स्क्रीन में। अगर मोबाइल की बात कर लें तो मान लो कि जो हमारा फर्स्ट हाफ स्क्रीन है उसमें हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारा सेकंड हाफ स्क्रीन है उसमें हम यूट्यूब वगैरह ओपन किया हमने वहाँ पे। तो इस टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है? दो प्रोग्राम एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो बस इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। और ये कौन सी जनरेशन से आना स्टार्ट हो गई थी? हमारी थर्ड जनरेशन से आना स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और चीज़ें पूछ लेते हैं कि थर्ड जनरेशन से ही क्यों स्टार्ट हुई हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल क्यों हुई? क्योंकि थर्ड जनरेशन में क्या हो गया था? हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्या थे? एडवांस हो गए थे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि जो हमारे हार्डवेयर प्लस जो हमारा सॉफ्टवेयर था, जो ये दोनों क्या होते? हमारे एडवांस हो गए थे थर्ड जनरेशन के टाइम। तो इसलिए क्या था? हमारे थर्ड जनरेशन में ही हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्ड जनरेशन में क्यों स्टार्ट हुआ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्यों एडवांस हो गए? क्योंकि इस टाइम पे हमारे आईसी स्टार्ट हो गए थे। आईसीज को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट आए उसी टाइम पे हमारी जो मल्टी प्रोग्रामिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इस जनरेशन या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग के मल्टी प्रोग्रामिंग पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ें देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखी थी फर्स्ट जनरेशन। अब हमने फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? एक तो हमने फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था हमारा, एक तो वैक्यूम ट्यूब आया था। इसमें हमने क्या यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया था किसके लिए? फॉर सर्किट डिज़ाइन के लिए, या फिर सिंपल लिख लेते हैं इसको सर्किटरी के लिए। तो वैक्यूम ट्यूब का हमने यूज़ किया था सर्किटरी के लिए। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन में पूछ लेते हैं कि कौन सी मेमोरी थी जो फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करती है? तो मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम हमारी फर्स्ट जनरेशन की मतलब मेमोरी है। इसके अलावा अगर हम पूछ लेते हैं फर्स्ट जनरेशन में और क्या चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कि मैग्नेटिक जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जो हमारा सिस्टम का साइज क्या था? वो बहुत ज़्यादा लार्ज था। तो वेरी उसका साइज क्या था? बड़ा ज़्यादा लार्ज था। इसके अलावा अब ऑब्वियसली जिसका साइज ज़्यादा होगा वो पावर भी क्या करेगा? ज़्यादा ही कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे क्या आता है एक बार कि इसकी जो पावर यूसेज थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, हाई थी। ठीक है, ये काफ़ी, ये सारी चीज़ें थी हमारी फर्स्ट जनरेशन को ये बिलोंग करती थी, ये सारी चीज़ें जितनी भी थी। अब यहाँ पे अगर कोई बोले कि यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग यूटिलाइज होगी कि नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग यूटिलाइज हो ही नहीं सकती थी, है ना। तो यहाँ पे तभी तो हमारी थर्ड जनरेशन में आई थी मल्टी प्रोग्रामिंग। इसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी? सेकंड जनरेशन पढ़ी थी। अब सेकंड जनरेशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि सेकंड जनरेशन में जो हमारे वैक्यूम ट्यूब थे उनको किसने रिप्लेस कर दिया था? हमारे ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर्स ने क्या किया था? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था। अब जैसे ही ट्रांजिस्टर आए तो जो हमारा कंप्यूटर का जो साइज था
ठीक है, तो या फिर हमारा जो सिस्टम का साइज था वो एकदम से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। जैसे रिड्यूस हुआ पर साथ ही साथ क्या हो गया, जो उसकी कंप्यूटेशनल पावर थी वो ज़्यादा होगी, कि मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंटली कोई काम कर सकता है। इसके अलावा अब देखो जिसका साइज कम होगा वो एनर्जी भी कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेस एनर्जी कंज्यूम कर रहा था एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, है ना। फर्स्ट जनरेशन से क्या करा था, एनर्जी भी उसने एकदम से रिड्यूस मतलब कम यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। पर इस टाइम पे भी हमारे सेकंड जनरेशन में भी हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एग्जामिनर घुमाने के लिए पूछ लेता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी थी कि नहीं हुई थी, तो इस टाइम पे भी हमारी मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर लेना क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हुई थी। इसके अलावा सेकंड जनरेशन में इंपॉर्टेंट एक चीज पूछी जाती है कि जो हमारे बैच सिस्टम थे, ठीक है, बैच सिस्टम थे, ये कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते हैं। तो जो हमारे बैच सिस्टम है ये हमारी सेकंड जनरेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बैच सिस्टम हमारी किसको बिलोंग करते हैं, सेकंड जनरेशन को। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बैच सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड जनरेशन का, तो इसको नोट करके लिख लेना है। और ट्रांजिस्टर वगैरह तो ये सारे नॉर्मल है, मैक्सिमम स्टूडेंट इनको जानते हैं कि ट्रांजिस्टर हम सेकंड जनरेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। पर काफ़ी बच्चों को इसका पता नहीं होता कि जो हमारे सेकंड जनरेशन में जो सिस्टम थे वो किस टाइप के जो मेनली हम यूज़ करते थे, तो हमारे बैच सिस्टम हुआ करते थे। और थर्ड जनरेशन से जैसे हम स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे मल्टी प्रोग्रामिंग हमारी स्टार्ट हो गई थी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रिपीटर वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो जो हमारा रिपीटर होता है वो ओएसआई मॉडल के हमारे कौन से लेयर में काम करता है, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर या फिर प्रेजेंटेशन लेयर। तो हमें पता है जब भी हम रिपीटर की बात करते हैं ये हमारी फर्स्ट लेयर या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल लेयर बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर में हमारा रिपीटर वर्क करता है। अब रिपीटर के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे हमारा रिपीटर क्या आ गया, एक तो हमारा ये क्या पूछ लेते हैं, रिपीटर हमारा किस तरीके का डिवाइस है, एक नेटवर्क डिवाइस है रिपीटर हमारा। और एक जो हमारा ओएसआई मॉडल है, ठीक है, ओएसआई मॉडल है, इसके कौन सी लेयर में काम करता है, तो ओएसआई मॉडल की लेयर 1 जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में ये काम करता है। इसके अलावा रिपीटर में और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है रिपीटर की जो पूछी जाती है एग्जाम में, कि रिपीटर क्या करता है, एक तो जो भी इसके पास सिग्नल या फिर जो भी डाटा आता है इसको, ठीक है, जो भी हमारे पास डाटा लिख लो या फिर इसको सिग्नल लिख लो, डाटा आ गया या फिर सिग्नल आ गया, इसको ये क्या करता है, एक तो एम्पलीफाई करता है, ठीक है, एम्पलीफाई, और साथ ही साथ रीट्रांसमिट, रीट्रांसमिट करता है, और क्या करता है, एक्सटेंड करता है किस चीज को, हमारे नेटवर्क की रेंज को। अगर इसको सिंपल भाषा में समझना हो तो रिपीटर हम एज अ नेटवर्क डिवाइस यूज करते हैं, कौन सी लेयर में, फिजिकल लेयर में यूज करते हैं। और इसका मेनली काम क्या होता है, किसी भी डाटा सिग्नल को एम्पलीफाई करना, रीट्रांसमिट करना, या फिर एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल्स को रीजनरेट करता है, रीजनरेट करता है। ठीक है, रीजनरेट का मतलब है कि उस चीज को दोबारा से जनरेट करता है। तो ये भी कौन करता है, हमारा रिपीटर वो काम करता है। और रिपीटर को अगर सिंपली समझना हो तो मान लो ये हमारा कोई एक नेटवर्क है, सपोज ले लेते हैं, यहाँ पे हमने एक रिपीटर यूज किया है, ठीक है, रिपीटर R1, और यहाँ पे मैंने रिपीटर R2 यूज किया है। तो मान लो इससे पहले भी कोई एक रिपीटर होगा, उससे क्या होगा, डाटा यहाँ पे उस यहाँ पे ये डाटा इस टाइम पे रिसीव हो रहा होगा इसके पास। और जैसे डाटा इसके पास रिसीव हो रहा होगा, मान लो जो भी इसके पास डाटा आ रहा होगा उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी कि वो आगे डाटा सेंड ही नहीं हो सकता है। तो इस टाइम पे जो ये रिपीटर R1 है वो क्या करेगा, जो भी इसके पास डाटा मान लो XYZ करके आया होगा, इसको फिर से रीजनरेट करेगा। ठीक है, रीजनरेट करेगा मतलब एक तरीके से समझ लो कि हम उसको फिर से सिग्नल को चार्ज कर देंगे। तो जैसे सिग्नल को चार्ज कर देंगे तो वो फोर्सफुली फिर हम उसको आगे XYZ को फिर से एज इट इज उसको आगे सेंड कर सकते हैं। तो बस यही काम करता है रिपीटर मेनली, कि जो भी उसके पास डाटा रिसीव होता है उसको आगे क्या करता है, रीजनरेट करके आगे ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, और कहाँ ट्रांसमिट करता है, या तो दूसरे रिपीटर में या फिर दूसरे सेगमेंट में। अब ये सेगमेंट क्या हो सकता है, अगर हम सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट क्या हो सकता है, या तो कोई रूटर हो सकता है या तो कोई हमारा रिपीटर हो सकता है। ठीक है, ये दो चीजें हो सकती हैं। बस सिंपली बोलने का मतलब ये है कि जो हमारा
डाटा पहले रिसीव हुआ, उसको इसने क्या किया, रीजनरेट कर दिया, और रीजनरेट करके इसने उसको फर्दर आगे सेंड कर दिया दूसरे राउटर के पास या फिर रिपीटर के पास। तो यहाँ पे ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो बस इसको एक बार गो थ्रू हो जाना। तो यहाँ पे रिपीटर का डायरेक्ट राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द बारकोड विच इज यूज्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ आइटम इज रीड बाय अ स्कैनिंग डिवाइस डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर, व्हाट इज द नेम फॉर दिस स्कैनिंग डिवाइस। यहाँ पे बोला है कि जो सिंपली बारकोड्स को रीड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बारकोड रीडर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में बारकोड रीडर ना नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, लेजर स्कैनर है ना। तो ये दो तीन हो सकते हैं ऑप्शन दे रखी है, या तो लेजर स्कैनर दे रखा हो, या फिर हमारे पास क्या दे रखा हो, बारकोड रीडर, बारकोड रीडर दे रखा हो, या तो इसके अलावा और क्या दे सकते हैं हमारे पास, स्कैनर है ना, बारकोड स्कैनर। तो ये तीन चार ऑप्शंस में आ सकते हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, हमारा फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। अब बारकोड के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जो हमारा बारकोड एक ऐसा डिवाइस है, पूछ लेते हैं किस तरीके का डिवाइस है, तो ये हमारा एक ऑप्टिकल स्कैनर है। ऑप्टिकल स्कैनर का मतलब क्या होता है कि जो लाइट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो बारकोड में इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, ये करता है, रीड करता है प्रिंटेड बारकोड्स को, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रीड करता है प्रिंटेड बारकोड्स को, और क्या करता है, इनको सेंड करता है, जो भी इनके ऊपर डाटा होता है सेंड करता है, डाटा दे कंटेन, और किसको भेजता है, टू हमारा कंप्यूटर या फिर सिस्टम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये मेरे पास बार कोड आ गया ऐसे करके, हमने रियल लाइफ में काफ़ी बार कोड देखे हैं, तो मान लो ये हमारे पास ऐसे करके एक बार कोड दे रखा है, और जैसे हम इसको स्कैन करेंगे विद द हेल्प ऑफ, हमारे पास ऐसे करके एक बार कोड रीडर होता है, जैसे हम उसमें देखें, तो बार कोड रीडर से क्या होता है, यहाँ पे इस पे लाइट आती है, और लाइट से इसको रीड करता है, तो इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, हमारी कंप्यूटर के अंदर। तो बस वही चीज़ होती है हमारी बारकोड, ठीक है। बारकोड क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल, इसको बोलते हैं कि हम ऑप्टिकल स्कैनर, तो ऑप्टिकल स्कैन यूज़ करता है, जिससे जो भी इस कोड के ऊपर या फिर बार्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको वो रीड करता है और उसको कंप्यूटर पे भेज देता है। तो ये काम करता है हमारा बारकोड। अब इसमें कई बार पूछ लेते हैं, अगर इसमें देखें बारकोड में, तो बारकोड में दो तीन चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे जो हमारा बारकोड है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, एक तो हमारा, एक तो इसमें होता है लाइट सोर्स, इसके अलावा और क्या होता है, हमारे पास लेंस होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास लाइट का सेंसर होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि जो हमारे बारकोड है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हमारे बारकोड में कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा बारकोड में और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो हमारे बारकोड होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेरे लिए हमारे टू टाइप्स के होते हैं बारकोड्स, एक तो होते हैं हमारे पास इंटरनल डिकोडर, एक आता है हमारे पास इंटरनल डिकोडर, और एक आता है हमारे पास एक्सटर्नल डिकोडर, एक्सटर्नल डिकोडर। तो ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, और ये तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिकोडर। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि बारकोड बताइए इनमें से कितने टाइप्स के होते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल डिकोडर का क्या मतलब होता है कि जो हमारा इंटरनल जो हमारा बारकोड होगा उसी में एक ऐसा मैकेनिज्म होगा कि जब भी वो बारकोड रीड करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके डिस्प्ले, उसी के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। पर जो एक्सटर्नल बारकोड रीडर होगा वो सिर्फ स्कैन करेगा, जो भी बारकोड होगा उसको स्कैन करेगा, और उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, कंप्यूटर के ऊपर, और कंप्यूटर पे उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी, ठीक है। मतलब सिंपल सा बोलने का मतलब है, इंटरनल डिकोडर के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन वहीं पे देख सकते हो, पर एक्सटर्नल डिकोडर में क्या करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो स्कैन करके कहाँ भेजेगा, कंप्यूटर के ऊपर, और वहीं पे आप उसको देख सकते हो। तो बस ये डिफरेंस होता है हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल डिकोडर में। तो यहाँ पे बस बारकोड के रिगार्डिंग ये पूछा था, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आना था हमारा, फर्स्ट ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर आना था। इसके अलावा यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे OCR दे रखा है और ऑप्शंस में ये दे रखा है, तो OCR इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, बाकी तो इंपॉर्टेंट, साथ तो और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे OCR की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। कई जगह रीडर ना लिख के रिकॉग्निशन में लिखा होता है,
और यहाँ पे मेनली जगह क्या, मेनली जो ऑप्शंस में आता है वो रीडर आता है, OCR। इसके अलावा MICR पूछा जाता है, MICR मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर, है ना। तो ये दो जो फुल फॉर्म है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जितना भी यहाँ पे डाटा हमने अभी पढ़ा है ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। इसको एक बार क्या करना है, रिवाइज कर लेना। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन नेटवर्क टोपोलॉजी इज हाईली रिलायबल। यहाँ बोला कि कौन सी ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बस, स्टार, रिंग या मैश। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैश हमारी क्या होती है, एक हाईली रिलायबल एक हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। इसके अलावा हम मैश में देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैश के रिगार्डिंग आती है, जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। मैश क्या है हमारी, डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड क्या है हमारा नेटवर्क कन्फिग्रेशन होती है, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कन्फिग्रेशंस होती है हमारी, किसकी, हमारी मैश की। इसके अलावा मैश में और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं कि अगर मैश के पास n नोड्स हैं तो उसके पास n-1/2 लिंक्स होते हैं। अगर हमारे पास जो हमारा मैश है उसमें क्या है, हमारे पास n नोड्स हैं। अब n नोड्स का मतलब क्या होता है, नोड क्या होता है, जब भी हमारा कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है ना, उसी को हम नोड बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं इंटरनेट से कोई अपने मोबाइल हो गया फिर कोई भी डिवाइस मैंने अगर इंटरनेट से इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ उस टाइम पे उस पर, तो उसको मैं डिवाइस ना बोल के उसको नोड बोल लूँगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, अगर मैश टोपोलॉजी में हमारे पास n नोड्स हैं तो उसमें कितने लिंक्स होंगे, ठीक है। तो देयर आर, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 लिंक। तो यहाँ पे इसके बोलने का मतलब है कि अगर आपके पास n कंप्यूटर्स होंगे तो उनमें आपस में कितने लिंक्स होंगे, तो वो होंगे n इंटू n-1/2, इतने हमारे पास लिंक होंगे। तो इसमें इसको समझने के लिए यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास 4 सिस्टम है। अब 4 सिस्टम है तो 4 सिस्टम का क्या मतलब है, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, ठीक है। ये आपस में सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे इसमें लिंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में n की वैल्यू कितनी आएगी, 4, 4-1/2, तो कितना आएगा 4 इंटू 3/2, जो कितना हो जाएगा हमारा 6। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी टोटल वायर्स होंगी वो कितनी होंगी, हमारी 6 होंगी। तो यहाँ पे हम काउंट करके देख लेते हैं कि हमारी 6 हैं कि नहीं है, ठीक है। ये आ गई हमारी फर्स्ट, ये आ गई हमारी सेकंड, ये आ गई हमारी थर्ड, ये आ गई हमारी फोर्थ, और ये बीच वाली आ गई फिफ्थ, और ये बीच वाली आ गई हमारी सिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला बिल्कुल हमारा क्या है, एक्यूरेट फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास ये देखो 4 नोड थे, ये नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है, और ये हमारा नोड 4 है। अगर हमारे पास 4 नोड हैं और इनको आपस में कनेक्ट करना है किस फॉर्म में, मैश टोपोलॉजी की फॉर्म में, तो हम हमारे पास डायरेक्टली ये फॉर्मूला होता है कि हमें इतनी वायर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने अभी यहाँ पे निकाल के देखा है एग्जाम्पल की फॉर्म में। तो बस वैसे ही आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अगर आपके पास मैश टोपोलॉजी में, अब एन में तो कुछ भी दे सकता है कि मान लो आपके पास 50 है कंप्यूटर हैं, 60 कंप्यूटर हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 कंप्यूटर हैं, तो आपको बताना है कि उसमें आपस में कितने कनेक्शन होंगे या फिर कितने उनमें लिंक बनेंगे। तो बस आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपको उसको आंसर निकालना है। तो बस ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट ग्राफिकल इमेजेस एंड पिक्चर्स फॉर अ कंप्यूटर। तो मैं बोला कि जो हमारे ग्राफिकल इमेजेस होगी या फिर पिक्चर्स होंगी उनको कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन काम करता है। अभी हम पता है ये कौन काम करेगा, किसी भी चीज़ को इनपुट करवाने के लिए हम इनपुट डिवाइस देखते हैं, तो यहाँ पे, और वो भी किस तरीके की इनपुट चाहिए उसको, ग्राफिकल इमेज या फिर कोई पिक्चर वगैरह उसको कंप्यूटर में लेके जाने के लिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्कैनर का। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, बी होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा हम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे हमने अभी देखा बारकोड स्कैनर भी था, वो भी एक इनपुट डिवाइस था। इसके अलावा फ्लैट बेड स्कैनर्स भी होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे इन सभी को, तो एक बार थॉरली धीरे धीरे करके हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता हो तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो, है ना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।